गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन न्यू टॉपिक पढ़ेंगे जो है रबर। अब देखिए रबर की डेफिनेशन, रबर किसे कहते हैं? तो वे बहुलक जिनमें प्रत्यास्थता व तन्यता का गुण पाया जाता है उसे अपन क्या कहते हैं? रबर कहते हैं। और रबर एक किस प्रकार का बहुलक है? यह एक प्राकृतिक रबर जो है वो एक प्राकृतिक बहुलक के अंतर्गत आता है। अब ये जो रबर होता है वो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक रबर नेचुरल रबर एंड सेकेंड संश्लेषित रबर सिंथेटिक रबर, और इसे या अपन कृत्रिम रबर भी कहते हैं। आज अपन फर्स्ट लेते हैं प्राकृतिक रबर। अब देखिए प्राकृतिक रबर जो है यह किससे प्राप्त होता है? जो रबर के जो पेड़ होते हैं जिसके अंदर हेविया ब्रेसिलियसिस और एक जो होता है गट्टा पार्चा, ये जो पादप होते हैं रबड़ के, इनसे क्या निकलता है? लेटेक्स निकलता है, या जिसको सीर कहते हैं, उसके से ये जो बहुलक है वो प्राप्त किया जाता है। अब देखिए इसके अंदर जो हेविया ब्रेसिलियसिस और गट्टा पर्चा, इनसे जो लेटेक्स या सीर निकलता है उससे अपन इस प्राकृतिक रबड़ को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्राकृतिक रबड़ का जो एकलक होगा उस एकलक का नाम क्या है? आइसोप्रीन है। आइसोप्रीन इसका फॉर्मूला ये आइसोप्रीन है। अब इसको अपन 2-methyl 1,3-ब्यूटाडाइन भी कहते हैं। अब देखिए इससे जो आइसोप्रीन है, इस आइसोप्रीन का अपन क्या करेंगे? बहुलीकरण होगा, जिससे आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? पॉली आइसोप्रीन प्राप्त हो जाएगा। जो प्राकृतिक रबड़ जो होता है वो क्या होता है? पॉली आइसोप्रीन होता है। अब देखिए इसके अंदर प्राकृतिक रबड़ है, इसको प्राप्त करने की विधि, इसको कैसे प्राप्त किया जाता है? तो सबसे पहले जो जैसे अपने दो पादपों के नाम लिए थे, हेविया ब्रेसिलियसिस और गट्टा पर्चा, ये जो पादप होते हैं इनके जो क्या लगाए जाते हैं? चीरे लगाए जाते हैं। और चीरे लगाकर इनसे क्या इकट्ठा किया जाता है? सीर, या इसको अपन कहते हैं लेटेक्स। और लेटेक्स इकट्ठा होने के बाद में इस लेटेक्स को क्या किया जाता है? जल के साथ जल मिलाकर इसको पहले क्या किया जाता है? तनु किया जाता है। और तनु करने के बाद में इतना तनु किया जाता है कि उसमें रबड़ की मात्रा कितनी रहनी चाहिए? 10 से 20% उसके अंदर रहनी चाहिए। और उसके बाद में इसके अंदर क्या मिलाया जाता है? एसिटिक अम्ल मिलाया जाता है। एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल मिलाने से क्या होगा कि जो रबड़ के जो कण होंगे
वो जो कोलाइडी जो कण होते हैं वह स्कंदित होकर क्या हो जाएंगे, अवक्षेपित हो जाएंगे, और जिसको अपन छान कर क्या कर लेते हैं, पृथक कर लेते हैं। इस प्रकार से जो रबड़ अपना प्राप्त होगा, जिसको अपन क्या कहते हैं, क्रैप रबड़ कहते हैं। जिसको अपन क्या कहते हैं, क्रैप रबड़ कहते हैं। लेकिन ये जो क्रैप रबड़ अपन को प्राप्त होगा ये इतना जो है उपयोगी नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे अवगुण पाए जाते हैं। अब कौन कौन से अवगुण होते हैं उनकी अपन यहाँ पर चर्चा करते हैं। अब देखिए इसके अंदर जो क्रैप रबड़ जो प्राप्त हुआ, इसके अंदर एक तो क्या होगी, इसकी प्रत्यास्थता जो होती है कम होती है। ये सारे इसके अवगुण हैं। जल अवशोषण की क्षमता अधिक होती है। अध्रुवीय विलायक या अपन कह सकते हैं कार्बनिक विलायक, जैसे ईथर, पेंट्रोल, बेंजीन आदि। ये जो कार्बनिक विलायक है, जैसे ईथर है, पेंट्रोल है, बेंजीन है, इसके अंदर जो है ये क्रैप रबड़ है वो क्या हो जाएगा, विलय हो जाएगा। नेक्स्ट, इसको यदि अपन उच्च ताप पर गर्म करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नरम हो जाएगा, तथा इसका ताप निम्न करेंगे या ताप को कम करेंगे तो यह कठोर या अपन कह सकते हैं भंगुर हो जाता है। और नेक्स्ट इसका जो अवगुण है वह ये जो प्राकृतिक रबड़ की अपन बात कर रहे हैं, जिसने क्रैप रबड़ अपन ने लिया है, और ये जो है ऑक्सीकारक जो होते हैं के प्रति यह प्रतिरोधी नहीं होता है। कहने का मतलब ऑक्सीकारकों के द्वारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीकृत हो जाएगा। तो यह क्रैप रबड़ के सारे क्या थे, अवगुण थे कि क्रैप रबड़ जो होता है उसकी प्रत्यास्थता कम होती है, जल अवशोषण की क्षमता अधिक होती है, कार्बनिक विलायक जैसे ईथर, पेंट्रोल, बेंजीन आदि के अंदर वो क्या हो जाएगा, विलय होगा। विलय हो जाएगा और उच्च ताप पर जब इसको गर्म करेंगे तब ये नरम हो जाएगा, तथा निम्न ताप जैसे करेंगे तो ये भंगुर हो जाता है। और ऑक्सीकारकों के प्रति ये क्या होता है, प्रतिरोधी नहीं होता है। कहने का मतलब ऑक्सीकारकों से अभिक्रिया करके क्या हो जाएगा, ऑक्सीकृत हो जाएगा। तो ये सारे जो रबड़ के क्या थे, अवगुण थे। अब देखिए जो रबड़ जो प्राप्त होता है उसकी रासायनिक अभिक्रिया के रूप में अपन उसको कैसे लिखेंगे। तब देखिए इसके अंदर अपन ने अभी बात की थी कि जो एकलक होता है रबड़ का वो क्या होता है, प्राकृतिक रबड़ के अंदर जो एकलक होगा वो क्या होगा, आइसोप्रीन होगा। तो आइसोप्रीन अपन लेंगे यहाँ पर, आइसोप्रीन, इसके एन अणु लेकर इसका अपन योगात्मक बहुलीकरण करेंगे।
जब आइसोप्रीन का योगात्मक जब बहुलीकरण किया जाएगा तब अपन को पॉली आइसोप्रीन प्राप्त होता है। तो ये था अपना आइसोप्रीन का योगात्मक बहुलीकरण किया जिससे अपन को क्या प्राप्त हुआ, पॉली आइसोप्रीन प्राप्त होता है। अब देखिए यहाँ पर ये जो अपन को पॉली आइसोप्रीन प्राप्त हुआ है तो इसके अंदर देखो ये पॉली आइसोप्रीन के अंदर इस C के बीच में, C और इस C के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। और डबल बॉन्ड होने के कारण इसके अंदर कौन सी समवेता पाई जाएगी, इसके अंदर ज्यामितीय समवेता पाई जाती है। और ज्यामितीय समवेता के कारण इसके कितने रूप प्राप्त होते हैं अपन को, 2 रूप प्राप्त होते हैं। एक होता है इसके अंदर समकक्ष रूप और एक होता है इसके अंदर विपक्ष रूप, जिसको कहते हैं सिस और ट्रांस। अब देखिए इसके अंदर जो पॉली आइसोप्रीन है इसका अपन समपक्ष रूप लेते हैं और इसका जो समपक्ष रूप होता है वो प्राकृतिक रबड़ होता है और जो इसका विपक्ष रूप होता है जिसको अपन क्या कहेंगे, गट्टा पर्चा कहते हैं। अब इसकी संरचना अपन बनाते हैं। और देखिए ये पॉली आइसोप्रीन है। अब देखिए ये जो पॉली आइसोप्रीन का जो अपन ने रूप लिया है तो इसके अंदर देखो ये जो इसका रूप कौन सा है, समपक्ष रूप है। क्योंकि देखो ये CH2 और CH2 देखो एक ही तल के अंदर है, तो ये जो इसका रूप कहलाता है वो कौन सा कहलाता है, समपक्ष रूप कहलाता है। और समपक्ष रूप क्या होता है, प्राकृतिक रबड़ होता है। और दूसरा अपन लेते हैं इसका विपक्ष रूप और वो कहलाता है गट्टा पर्चा कहलाता है। अब देखिए ये जो इसका रूप है देखो CH2 और ये CH2 समूह एक दूसरे के क्या है, विपरीत डायरेक्शन में है। तो ये इसका जो रूप कहलाता है वो कौन सा रूप कहलाता है, विपक्ष कहलाता है। इसको ट्रांस कहते हैं और समपक्ष को क्या कहते हैं, सिस कहते हैं। और ये किस में पाया जाएगा, गट्टा पर्चा के अंदर ये पाया
जाता है। तो ये ध्यान रखना कि प्राकृतिक रबड़ के अंदर जो पॉलीआइसोप्रीन का कौन सा रूप होता है, तो आप क्या कहोगे, समपक्ष रूप होता है। तो समपक्ष जो पॉलीआइसोप्रीन जो होता है वो कौन सा रबड़ होता है, प्राकृतिक रबड़ होता है। तो ये था इसके समपक्ष और विपक्ष रूप। अब देखिए प्राकृतिक रबड़ जो अपन पढ़ रहे हैं, अभी जो अपने क्रैप रबड़ वगैरह पढ़ा, तो इसके अंदर बहुत सारे अवगुण होते हैं और इन अवगुणों को दूर करने के लिए जो रबड़ का क्या किया जाता है, वल्कनीकरण किया जाता है। रबड़ का वल्कनीकरण। वल्कनाइजेशन जब किया जाता है। अब रबड़ का वल्कनीकरण क्या होता है, जो अपन ने पढ़ा कि प्राकृतिक जो रबड़ होते हैं उसके अंदर जो सारे अवगुण है, प्रत्यास्थता कम होती है और तनन सामर्थ्य भी कम होता है, कार्बनिक विलायकों के अंदर विलय, इनको दूर करने के लिए जो प्राकृतिक रबड़ जो होता है इसको किसके साथ गर्म किया जाता है, सल्फर के साथ गर्म किया जाता है। कितने टेम्परेचर पर, 373 से 415 केल्विन, या कुछ बुक्स के अंदर लगभग 400 केल्विन टेम्परेचर दिया हुआ है। इस पर जब अपन इसको जो पॉलीआइसोप्रीन लिया था उसको अपन जब सल्फर के साथ में क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो जिसके कारण से जो सल्फर है वो पॉलीआइसोप्रीन के साथ सिंगल बंध या डबल, मतलब सल्फाइड बंध या डाइसल्फाइड बंध के द्वारा जुड़कर त्रिएक बंधों का क्या करेगा, निर्माण करेगा, जिसके अंदर इस प्राकृतिक रबड़ के अंदर क्या उत्पन्न हो जाएगी, कठोरता उत्पन्न हो जाएगी और इसके जो गुणों के अंदर क्या होगी, वृद्धि होगी, जिसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये देखो अपना पॉलीआइसोप्रीन है, इसकी रिएक्शन अपन करवाते हैं सल्फर के साथ, गर्म करते हैं और टेम्परेचर लेते हैं यहाँ पर 373 केल्विन से 415 केल्विन पर जब गर्म किया जाता है तो ये क्रिया क्या कहलाती है, वल्कनीकरण कहलाती है। अब देखो जब ये अपन दोनों अभिक्रियाओं को एक साथ लिख सकते हैं इसको। अब देखो एक बार तो इसके अंदर सल्फाइड बंध बनेगा और एक बार इसके अंदर क्या बनेगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड बनेगा। इसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखिए जैसे ये सल्फर के साथ गर्म किया तो एक बॉन्ड यहाँ बन गया और एक बॉन्ड यहाँ पर बन गया और डबल बॉन्ड ये टूटकर अपन को इस संरचना का क्या निर्माण हो जाएगा। और ये संरचना जो है इसमें कौन से बंध है, डाइसल्फाइड बॉन्ड है और केवल सल्फाइड बंध बनेगा तब इसकी संरचना अब देखिए जब डाइसल्फाइड बंध बना तब ये संरचना प्राप्त होगी और केवल जब सल्फाइड बंध बनेगा तब यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसके बीच में S जुड़ जाएगा। तो ये जो संरचना कहलाएगी वो कैसे कहलाएगी, सल्फाइड बंध
युक्त संरचना कहलाती है। अब यहाँ पर इसमें यदि सल्फाइड एकल बंध सल्फाइड बंध बन रहा है तो यहाँ पर 2S था, तो यहाँ से एक H हटा और यहाँ से एक H हटा और एक S मिलकर यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं, H2S भी लिख सकते हैं। तो ये जो सल्फाइड डाइसल्फाइड बंध और सल्फाइड बंध बनने के कारण इसके अंदर क्या बन जाएगा, त्रिएक बंध बन जाएगा, और त्रिएक बंध बनने के कारण इसके अंदर क्या उत्पन्न हो जाएगी, कठोरता उत्पन्न हो जाएगी, और प्राकृतिक रबड़ के जो सारे अवगुण थे वो क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। और इस प्रकार से जो ये अपन को रबड़ प्राप्त होगा, इस रबड़ को अपन क्या कहते हैं, वल्कनीकृत रबड़ भी कहते हैं। वल्कनीकृत रबर भी इसको कहते हैं। तो ये था रबड़ का वल्कनीकरण किसे कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाता है, और ये इसकी अभिक्रिया के द्वारा अपन इसको समझ सकते हैं।